अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं नावल रीड करने जा रही हूँ। वो है ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे, जो कि तहरीर है बिस्मा एजाज की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 13। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया, लेकिन क्यों बाबा? वो शदीद हैरानगी से गोया हुई। कमरे में जाकर बात करते हैं। वो उसकी व्हीलचेयर धकेल कर उसके कमरे में ले जाने लगे। बताएं बाबा, क्या कुछ बहुत ज़रूरी काम है? और मेरा ऑपरेशन क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? कमरे में जाकर उसने बेचैनी से पूछा। मुमकिन तो है, मगर नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना इंडिया। वो मुंह बसोड़ मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए बोली। बेटा, तुम्हारा ऑपरेशन तो महज एक बहाना है। असल में वहाँ हमें किसी खास से मिलना और उससे अपनी बका के लिए कुछ खास लेना है। उन्होंने सरगोशी करते हुए कोड वर्ड्स में बात पूरी की। हालांकि फातिमा और आनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी, मगर फिर भी एहतियात लाजिम थी। ओके, ठीक है बाबा, वो बात समझकर रजामंदी से बोली, फिर कुछ याद आने पर बोली। अच्छा, ये तो बताएं कि मेरी फाइनल रिपोर्ट्स आई कि नहीं, ताकि मुझे एग्जैक्टली तो पता चले कि मुझे कौन सा डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स तो कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। हाँ, 3 दिन पहले रिपोर्ट्स आ गई थी और डॉक्टर से मेरी तफसीली बात भी हुई थी, मगर मुझे उसी दिन जाना पड़ गया तो तुम्हें पता नहीं सका। वो उठकर अलमारी से एक फाइल निकालकर उसके पास आ बैठे। जो गोली तुम्हें कमर में लगी थी, इसने तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड के लंबे रीजन को मुतासर किया है। काफ़ी ज़्यादा बोन्स और जॉइंट पैराप्लीजिया हो चुके हैं और इसी वजह से तुम्हें पैरालिसिस डिसलोकेट और डिसऑर्डर हो गया है और इसीलिए तुम्हें पैराप्लीजिया पैरालिसिस डिसऑर्डर हुआ है। वो डॉक्टर की बताई हुई तफसील को मनो अन दोहराते हुए सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन अंदर से एक बाप होने के नाते वो किस तरह अपनी बेटी को उसकी बीमारी की तफसीलात से आगाह कर रहे थे, ये वही जानते थे। पैराप्लीजिया पैरालिसिस, वो डॉक्टर की बताई हुई बात मनोअन दोहराते हुए सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन अंदर से एक बाप होने के नाते वो किस तरह अपनी बेटी को उसकी बीमारी की तफसीलात से आगाह कर रहे थे, ये वही जानते थे। पैराप्लीजिया पैरालिसिस, ये क्या बला है बाबा? वो मदद से बोली। फालिज की कई किस्में होती हैं। बाज़ औक़ात जिस्म के एक हिस्से या एक साइड पर हो जाता है और कई दफ़ा पूरे जिस्म को मुतासिर करता है। मोनोप्लीजिया, लिम्ब यानी सिर्फ एक बाजू या एक टांग पर असरअंदाज हुआ हो तो इसे मोनोप्लीजिया पैरालिसिस कहते हैं। अगर ये जिस्म की सिर्फ एक मुकम्मल साइड को इफ़ेक्ट करे, यानी दाएं बाजू पर अगर फालिज का अटैक हुआ हो तो इसे हेमीप्लीजिया पैरालिसिस कहेंगे। दाएं टांग भी मफलूज होगी। इस किस्म की एक तीसरी तरह का फालिज जिसमें इंसान की सारी बॉडी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाए, इसे कहते हैं क्वाड्रिप्लीजिया पैरालिसिस। एक और किस्म डिप्लीजिया पैरालिसिस की है, जिसमें बॉडी के दोनों साइड का सेम एरिया इफेक्ट होता है, मसलन दोनों तरफ के बाजू या चेहरे के दोनों साइड्स। तो फिर तो डिप्लीजिया पैरालिसिस हुआ ना, क्योंकि मेरी दोनों टांगें मफलूज हो गई हैं। वो उलझन से सुनकर बोली तो वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगे, नहीं, तुम्हारा केस थोड़ा मुख्तलिफ है। डायप्लीजिया में बॉडी के अपर पार्ट असरअंदाज होते हैं, जबकि पैराप्लीजिया पैरालिसिस ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जिस्म का सिर्फ निचला हिस्सा यानी दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं और हरकत करने से कासिर हो जाती हैं, जबकि बाकी सारे जिस्म में हरकत रहती है। नॉर्मल वजूहात में ज़्यादातर कार एक्सीडेंट केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इस किस्म की इंजरी होती है या पैदाइशी ऐसा होता है। इसके अलावा किसी वजह से मसल्स वगैरह में खिंचाव भी फालिज की वजह बन सकता है। ये इंजरी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। अगर तो हड्डियों का फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं तो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का मसला हो जाए तो ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए इलाज किया जाता है। ऑपरेशन कामयाब ठहरे तो मरीज़ अपनी ज़िंदगी में फिर से चल फिर सकता है। मगर वो कहकर रुके तो वो बगौर उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखती रही। उनकी मुश्किल आसान करते वो खुद ही बात मुकम्मल करते बोली, मगर ऑपरेशन कामयाब ना हो तो फिर बाकी मानदा ज़िंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ती है ना? उसने ताई चाही। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तकी तकी सी सांस लेकर वो कहने लगे, हमें ज़िंदगी में हर किस्म के हालात के लिए पहले से ही खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए। ये जो खौफ होता है ना कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये हमें हमेशा बेचैनी और गैर यकीनी में रखता है। इसलिए बेहतर है कि सोचा जाए, जो भी होगा देखा जाएगा और जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे भी हमारे सोचने से, परेशान होने से जो हमारी किस्मत में लिखा है वो बदल तो नहीं जाएगा, और अपने आप को बेवजह ख्यालों और ज़ेतों में निढाल करने का फ़ायदा। हाँ, मगर सिर्फ एक चीज़ है जो तकदीर बदल सकती है, वो है दुआ। तो इंसान को दुआ करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं यही करूँगी और बिल्कुल फजूल नहीं सोचूंगी। वो हौले से उनके हाथ थपकते हुए बोली, तुम्हारा बिगेस्ट फियर क्या है जानती हो?
जानती हो, इंसान को उसका सबसे बड़ा खौफ ही असल में जीने नहीं देता। तुम्हारा बिगेस्ट फियर क्या है दुआ? जाने के बावजूद उन्होंने उससे पूछा, जो अब खिड़की से बाहर देख रही थी। आईबी के लिए डिसेबल होना, मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि अगर मैं नाकारा हो गई तो क्या होगा। नजरें हनूज बाहर ही थीं, वो ये बात किसी की आंख में देखकर कर ही नहीं सकती थी। तो क्या होगा दुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने मुल्क की खिदमत के लिए आर्म फोर्सेस में होना ज़रूरी नहीं, तुम वैसे भी बहुत कुछ कर सकती हो। किसी स्ट्रीट क्राइम को रोकना, अपने गली मोहल्ले के माहौल को तनाज़ात से पाक रखना, किसी की मदद करना, सिग्नल ना तोड़ना, कानून की पासदारी करना वगैरह, ये सब भी तो कंट्री के लिए सर्विसेज में आता है। अंदर चाय लाती फातिमा ने ये बात सुन ली थी। उन्हें बेख्तियार कुछ याद आया था। कुछ ऐसा ही मंजर था जब जफर रोती हुई फातिमा को दिलासा देते यही बातें कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तुम्हारे बाबा, वो चाय की ट्रे बेड पर रखते हुए बोली। सबसे बड़ी नेमत है ज़िंदगी, इसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। एक कप उसे और दूसरा सिकंदर को पकड़ाते वो भी वहीं उनके पास ही बैठ गई थी। वैसे सिकंदर और दुआ, आप मेरी आनिया के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये फ़र्क नहीं कि इसको आप बिल्कुल टाइम नहीं देते? वो शिकवा कुना अंदाज में गोया हुई। वो समझ चुकी थी कि अदम तवज्जो की वजह से आनिया का रवैया बदल रहा है। फातिमा, मैं अभी आनिया को कुछ नहीं बता सकता। एक तो मिशन बहुत हसास नोयत का है, और दूसरा तुम आनिया की बेचैन और जज्बाती तबीयत से वाकिफ़ हो। अगर किसी के सामने उसने लापरवाही की और मुँह से कुछ भी निकाल दिया तो तुम सोच नहीं सकती कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। वो बेचारगी से बोली। बाबा ठीक कह रहे हैं। आनिया की फितरत है कि वो हर एक पर जल्दी एतबार कर लेती है, अपनी सारी बातें शेयर कर लेती है। वो रिसान से सिकंदर की हिमायत करते बोली। अभी की ही मिसाल ले लें, आपने उसे मना किया था ना कि दुआ की गुमशुदगी का किसी को नहीं बताना, लेकिन मैडम ने फिर भी अपनी दोस्तों को बताया हुआ है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये मिशन ख़त्म हो जाए और आनिया भी थोड़ी मैच्योर हो जाए, फिर उसे भी इसी फील्ड में लेकर आऊँगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग वो जो बेहतर लगे। वो नीम रजामंदी से कहते हुए घूंट घूंट चाय पीने लगी। फातिमा के पीछे कमरे में आती आनिया अपना नाम सुनकर वहीं दरवाजे पर रुक गई। ये क्या बात चल रही है? मिशन फील्ड, दुआ और बाबा क्या बात करते रहते हैं? ऐसा क्या है जो अम्मी को पता है मगर मुझे नहीं? वो लफ्ज़ मिशन पर उलझन से सोचती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कभी कभी इंसान लाइल्म ही रहे तो अच्छा होता है। ज़रूरत से ज़ायद जान लेना भी बाज़ औक़ात ख़तरनाक साबित होता है। उज़ैर को सुबह ही सुबह सिकंदर ने आने का कह दिया। आज उनको बहुत ज़रूरी काम निपटाने थे। उज़ैर ने भी उनके साथ ही जाना था, लेकिन वो डायरेक्टली पाकिस्तानी होने के सबब इंडिया नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे में वो कस्टम हकाम और इमिग्रेशन के सवालों की जद में आ सकते थे। इसलिए वो बतौर इंडियन वहाँ पर जाना चाहते थे। ऐसे हालात में ये फैसला किया गया कि दौर सिकंदर पहले मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे, उन्हें वहाँ के रिहायशी होने के मुकम्मल कागजात फराहम किए जाएंगे और फिर वहाँ से वो फ़्लाइट लेकर इंडिया जाएंगे। जबकि उज़ैर के बारे में तय हुआ कि वो पहले सिंगापुर जाएगा और वहाँ से इंडिया। इसी सिलसिले में एजेंसी से मीटिंग करके और सारी मालूमात फ़ाइनल करके अब वो वापस आ रहे थे। उज़ैर गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उसके फ़ोन पर रिंग हुई। सिकंदर ने उसको गाड़ी एक तरफ रोककर बात सुनने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम मामा, गाड़ी को एक साइड पर लगाते हुए बशाशत से बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मुझे उमैर ने बताया था कि तुम आजकल कराची में हो। कितनी गलत बात है कि माँ से मिलने नहीं आए। वो छूटते ही उसकी क्लास लेने लगी। जी वो मामा, असल में अभी बहुत मसरूफियत है, फ्री होकर चक्कर लगाऊंगा कभी। वो कभी पर जोर देते शरारत से कहने लगा। कभी के बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, आलिया ने मसनूई गुस्से से कहा था। सिकंदर को ज़ैर की अपनी माँ से नोक-झोंक बहुत भली लगी थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। ये क्या कह रही हैं? ऐसा तो ना करें। आपको सब कुछ बताया तो था मैंने। वो हकीकतन बौखला गया। बताया था तो मैं क्या करूँ? अब सारी उम्र तुम्हारी तरह इंतज़ार करती रहूँ कि कब वो लड़की तुम्हें मिले और कब बात आगे बढ़े। आलिया अब के ज़ोर से बोली तो वो बेख्तियार चटपटा गया। अब सिकंदर के सामने क्या बोले? आप फिक्र न करें, आपकी और मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है। वो ढके छुपे अल्फाज में बोला। वाकई? तो क्या वो लड़की मिल गई? और वो और जोश से पूछने लगी। जी बिल्कुल। उज़ैर ने एक नज़र साथ बैठे लड़की के बाप की तरफ देखा और मुख्तसर कहा। अच्छा तो नाम क्या है उसका? कैसी है वो? मुझे कब मिलवा रहे हो? आलिया के इश्तियाक भरे अंदाज में पूछने पर वो मखमसे में पड़ गया। आप बस दुआ करें, सब बहुत जल्दी हो जाएगा। सिकंदर को एक बार फिर देखते हुए उसने चालाकी से बात बनाई थी। अच्छा मामा, फिर बात होगी, खुदा हाफिज़। उनके मज़ीद सवालों से बचने के लिए उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। तौबा, लड़की के बाप के सामने उसके बारे में पूछे जा रही हैं। मामा ने मरवाना था आज। और बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैग्नम कराची का एक आले दर्जे का होटल था जहां आज वली राव की मीटिंग फिक्स थी। वो अपने मामलात में वापस आ चुका था और अपना काम दोबारा से शुरू कर चुका था। वैसे भी बकौल उसके धंधे में छुपन छुपाई तो चलती रहती है, अब डर के काम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। इसीलिए वो आज यहाँ मौजूद था। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था ताकि वो माकूल और बिजनेसमैन नजर आए। थोड़ी देर बाद ही मेन रोड से एक आदमी और एक औरत अंदर दाखिल हुए। मर्द ने ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, मुंह में कीमती सिगार दबाया हुआ था, जबकि उसके साथ जो औरत थी वो जीन्स के साथ
लॉन्ग कोट में मलबूस थी, आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे, तेज मेकअप और ऊंची पोनी किए हुए थी। वलीद ने उन्हें देखते ही अपनी जगह से उठकर हाथ हिलाया तो उसकी जानिब चले आए। वो उन्हें लेकर एक प्राइवेट केबिन में चला आया जो पहले से बुक था। हाय मिस्टर एल्बर्टो, वलीद राव ने हाथ मिलाया था। हाय राव, वो जवाबन सदमेहरी से बोला। हाय मिस मेरीना। अब की बार उसने लड़की की जानिब हाथ बढ़ाया तो वो उसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करके चेयर पर बैठ गई तो वो भी घिसिया कर बैठ गया था। राव, आज ये तीसरी मीटिंग है और अगर आज भी तुम मुतमईन नहीं कर सके ना तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। एल्बर्टो ने बगैर किसी तमहीद के बाद का आगाज़ किया था। मिस्टर एल्बर्टो, असल में मेरे जो पहले कॉन्टैक्ट थे इनसे किसी वजह से अब राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। कॉन्टैक्ट से उसकी मुराद जलाल और वहाज थे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरे कुछ और कॉन्टैक्ट्स भी हैं और मैं जल्द आपका काम कर दूंगा। काम होना भी चाहिए राव, आखिर हम सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आए हैं। मरीना ने एक अदा से ऐनक उतार कर कहा तो वली राव के दिल में घंटियां बजने लगी। मरीना जी, काम हो जाएगा, बस आप डिमांड बताएं कितना असलाह चाहिए। वो मरीना पर फिदा हो जाने वाले अंदाज में बोला। क्या गारंटी है इस बात की? एल्बर्टो ने तीखे अंदाज में उसे घूरा। तुम्हारे कॉन्टैक्ट से तुम्हारा राब्ता नहीं हो रहा और तुम हमें झूठी तसल्लियाँ दे रही हो, और जो कॉन्टैक्ट्स हैं इनके नाम तक तो हमें नहीं पता। बिजनेस में पहली शर्त भरोसा होती है राव। हमने तो अपने बारे में सब कुछ खुलकर बताया है, मगर आज तक तुमने अपने मुतल्लिक अपने लोगों के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया, जबकि हमारे पूरे गैंग से तुम मिल चुके हो। एल्बर्टो निहायत गुस्से में बोल रहा था। रिलैक्स बेबी। मरीना उससे रिलैक्स बेबी मरीना उसके हाथ पर हाथ रखते हुए पुरसकून करने लगी। व्हाट रिलैक्स मरीना? उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। देखो राव, हम तुम्हें कोई मामूली रकम ऑफर तो नहीं कर रहे, पूरे $1 मिलियन दे रहे हैं। हमारा पूरा हक है कि तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ डिटेल से पता हो। अगर तुमने हमें धोखा दिया तो अब की बार वो नरमी से अपनी बात बयान कर रहा था। वलीद की गाल $10 लाख का सुनकर टपकने लगी। मिस्टर एल्बर्टो, आपको मेरे बारे में किस किस्म की डिटेल चाहिए? वलीद ने संजीदगी से पूछा। सीधी सी बात है राव, तुम जिससे असला खरीदते हो, जिसको बेचते हो और कौन कौन सी बड़ी मछलियाँ तुम्हारे साथ हैं, सबकी डिटेल। हमें और लोगों से भी ऑफर्स हुई थी और इनमें से कई लोगों के दूसरी एजेंसियों से भी ताल्लुकात हैं जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो तुम अच्छे से सोच लो। अल्बर्टो कहकर कुर्सी के पुर से टेक लगाकर बैठ गया और सिगार के कश लेने लगा। वलीद उसकी बात सुनकर इस्तज़ाई अंदाज में हंसने लगा। मिस्टर एल्बर्टो, आपको निहायत गलत किस्म की मालूमात फराहम की गई हैं। इस पूरे शहर में अगर किसी शख्स की दूसरी एजेंसियों से ताल्लुकात हैं तो वो सिर्फ वलीद राव है। क्या वाकई? अल्बर्टो ने एब्रोज का कर पूछा, जैसे यकीन ना आया हो। हाँ बिल्कुल। गेंद अब वलीद के कोर्ट में थी। अल्बर्टो अभी कुछ कहने लगा था कि उसके फ़ोन पर बेल हुई। वह एक्सक्यूज़ करता हुआ केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मरीना ने वलीद की तरफ देखते हुए कहा, एक मशवरा दूँ राव? वैसे तो अल्बर्टो मेरा बॉस है, मगर मैं चाहती हूँ इस डील में तुम्हारा फ़ायदा हो। वो कैसे? वलीद ने दिलचस्पी से आगे होकर पूछा। तुम अल्बर्टो को नहीं जानते। अगर तुम्हारा सच में दूसरी एजेंसियों से राब्ता है तो वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होगा। तुम मुझसे 3 मिलियन मांगोगे तो भी अल्बर्टो बखुशी देने को तैयार होगा। मरीना की बात पर वलीद ने मुस्कुराते पूछा, एक बात बताएं, अपने बॉस के खिलाफ क्यों हैं आप? मरीना के चेहरे पर दर्दी फैली। क्योंकि वो मुझे टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 10% देता है, हालांकि उसके सारे काम मैंने संभाले हुए हैं। फिर वो संभलते हुए कहने लगी, तुम उसे 3 मिलियन की डिमांड करो, वो नहीं मानेगा लेकिन मैं उसे मना लूँगी। इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? उसने मतलब की बात पूछी तो वह हंसने लगी। मुझे ये फ़ायदा होगा कि 3 में से 1 मिलियन तुम मुझे दोगे। उसने शातिराना अंदाज में कहा तो वलीद की समझ में सारा मामला आ गया। इतने में अल्बर्टो आ गया तो उनकी गुफ्तगू का सारा सिलसिला वहीं रुक गया था। हाँ तो राव, बताओ फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला है? बैठते हुए अल्बर्टो बोला। 3 मिलियन। वो दो लफ्ज़ी जवाब देकर बोला। मतलब? वो चौंक कर बोला। मतलब ये कि तुम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहो $3 मिलियन के बदले देने को तैयार हूँ। ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझसे बिजनेस करना चाहते हो तो इतनी रकम तो देनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा। वलीद के पुरएतमाद अंदाज पर कुछ सोच में पड़ गया। अल्बर्टो, मेरा ख्याल है कि हमें ये डील कर लेनी चाहिए। मरीना ने वलीद की हिमायत की। मैं सोच कर बताऊँगा राव, एकदम से हाँ नहीं कर सकता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें दूसरी एजेंसियों की मालूमात क्यों चाहिए? कहीं तुम कोई जासूस वगैरह तो नहीं हो? वो कोई शख्स से गोया हो तो अल्बर्टो को उसका अंदाज पसंद नहीं आया। राव, तुम्हारे पास तो इनकी मालूमात हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम भी एक जासूस हो? तुम और हम जैसे लोगों का दीन धर्म सब बस पैसा होता है। तुम अपने मुल्क की खबरें उन्हें देते हो और बदले में पैसा लेते हो, तो हमारा भी तो कुछ ऐसा ही मकसद होगा। वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम डबल पैसा कमा सकते हो, इनकी खबरें हमें देकर और अपने मुल्क की इनको देकर। और रही बात हमारी, तो हमारी मर्ज़ी कि हम इस इन्फॉर्मेशन को कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अब कुछ ऑर्डर कर लें तो बेहतर होगा। राव, जाओ ऑर्डर देकर आओ।
मरीना ने खूबसूरती से बात का रुख मुड़ा। वलीद ऑर्डर देने केबिन की तरफ चला गया तो अल्बर्टो और मरीना ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था। सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल था, बस अब सब्र से आगे बढ़ना था। जरा सी बेहतियाती सारा खेल बिगाड़ सकती थी। वो एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। 2 घंटे बाद उनकी फ्लाइट थी। वो इस वक्त आनिया के कमरे में थे। आनी, कुछ पता नहीं हमें इलाज के लिए कितने माह लग जाएं। तुमने अपना और अम्मी का ख्याल रखना है। इनसे बदतमीजी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, क्यों फिक्र कर रही हो, ऐसा ही होगा। आनिया उसे तसल्ली देते बोली। सुनो आनिया, मुझे आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ मशकूक लग रही हैं। तुम समझदार हो, बस इतना ही कहूँगी कि लड़की के लिए उसकी और उसके माँ बाप की इज्जत हर नामहरम रिश्ते और दोस्ती से बढ़कर होनी चाहिए। उसकी बात पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। और सुनो, तुम्हारे पेपर्स हो चुके हैं तो बेहतर है रिजल्ट आने तक किसी अच्छे से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो और वहाँ किसी से दोस्ती वोस्ती ना कर लेना। तुम बहुत जल्द लोगों पर एतबार कर लेती हो। उसकी नसीहतें अभी जारी थी कि सिकंदर कमरे में दाखिल हुए। अच्छा आनिया बेटे, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे अपनी माँ का ख्याल रखना। उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा तो वो सरस बात में हिला गई। सर्द मेहरी की दीवार अब आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। फातिमा और आनिया को मजीद हिदायतें देने के थोड़ी देर बाद सिकंदर एयरपोर्ट रवाना हो गए थे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का और पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। ये गुलिस्तान जौहर के इलाके में है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया था। इस एयरपोर्ट का टोटल एरिया तकरीबन 1150 एकड़ है। मुसाफिर एक दिन में जबकि 40,000 मुसाफिर एक दिन में जबकि 12 मिलियन मुसाफिर एक साल में इस एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं। PIA ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट्स का बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान की दूसरी बहुत सी एयरलाइंस भी इसी एयरपोर्ट को इस्तेमाल करती हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 4 टर्मिनल हैं। पहले 3 टर्मिनल्स को बिलतरतीब टर्मिनल 1, 2 और 3 कहते हैं, जबकि चौथे टर्मिनल का नाम जिन्ना टर्मिनल है। इस एयरपोर्ट में रेस्टोरेंट्स, ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया, बुक शॉप और दूसरी बहुत सी सहूलियात के साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी है, जहाँ बस और टैक्सी से आप अपना मज़ीद सफ़र जारी रख सकते हैं। वो और सिकंदर कैब से उतरे। उतरने से 5 मिनट पहले उन्होंने किसी को फ़ोन कर दिया था, इसीलिए वहाँ पहले से ही व्हीलचेयर का इंतज़ाम था। वो इसीलिए एयरपोर्ट के डिपार्चर की जानिब बढ़ गए थे। टिकट्स उन्होंने पहले ही ले रखी थी। टिकट पर हर तरह की तफसील होती है कि किस गेट और किस टर्मिनल से आपकी कितने बजे की फ़्लाइट है। वो जिन्ना टर्मिनल की जानिब बढ़ गए और वहीं लाउंज में बैठ गए थे। अभी उनकी फ़्लाइट में 1 घंटा बाकी था। सिकंदर बैठते ही अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो गए तो वो बोरियत से इधर उधर जाते लोगों को देखने लगी। बाबा, एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद दुआ ने उकताकर बात शुरू की। जी मेरा बेटा, पूछो। उन्होंने मोबाइल से नजरें हटाकर जवाब दिया। हम बराह रास्त अपने मुल्क से पड़ोस में क्यों नहीं जा सकते? वो मोबाइल जेब में रखकर अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। अगर हम अपने मुल्क से पड़ोस में गए तो शक की ज़द में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे मिशन की नोयत कुछ ऐसी है कि अपनी असल शनाख्त छुपा कर जाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर ये पहले UAE जाने का फ़ैसला क्यों किया? हम किसी और मुल्क भी तो जा सकते थे ना? उसने दिमाग में कलबिलाती उलझन का हल पूछा। हाँ सही कह रही हूँ, हम किसी और मुल्क भी जा सकते थे, लेकिन UAE को मुंतखब करने की एक ख़ास वजह है। UAE का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया का नंबर 1 पावरफुल पासपोर्ट तस्वर किया जाता है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर और जापान आ जाते हैं। वीज़ा फ्री UAE के सिटीज़न 167 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। इनको 17 ममालिक में फ्री वीज़ा दिया जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी जाती है और 54 ममालिक में इनको और दूसरी वजह यह है कि दुबई में मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हमें वहाँ की नेशनैलिटी के जाली कागजात 2 दिन के अंदर ही मिल जाएंगे और 3 दिन क़याम के बाद हम इंडिया के लिए परवाज़ भरेंगे। ओह अच्छा, अब समझी मैं सारी सियासत। वो थोड़ी तले हाथ रखे दानिशमंदाना अंदाज में बोली। बाबा, आपने कहा था कि आपका वो जो जूनियर कैप्टन है वो भी हमारे साथ ही जाएगा, मगर वो आया नहीं अभी तक। उज़ैर का नाम वो हमेशा भूल जाती थी, इस वक्त भी याद नहीं आ रहा था तो ऐसे ही पूछ लिया। उज़ैर की बात कर रही हो तुम? नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, बल्कि वो दूसरी एयरलाइन से 2 घंटे के बाद की फ़्लाइट से आ जाएगा। लेकिन अभी वो इधर ही आ रहा है मुझसे मिलने। वो इधर उधर देखते बल्कि उज़ैर को ढूंढते हुए बोली। ओह, तो उसका नाम कैप्टन उज़ैर है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है? वो उलझन से सोच रही थी। 2 मिनट बाद ही उज़ैर एक जानिब से चलता नजर आया। सफ़ेद रंग पर हल्के आसमानी रंग की लाइन वाली शर्ट और ब्लू पैंट पहने, बालों को सलीके से एक तरफ किए वो बहुत डिसेंट लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, करीब आकर उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सिकंदर ने खुशदिली से जवाब दिया। उन्हें उज़ैर की आदत बहुत अच्छी लगती थी कि वो हमेशा सलाम करता था। लो जी, मैं नज़र नहीं आई?
جو صرف سر کو ہی سلام پیش کیا۔ اس نے برے منہ بناتے ہوئے سوچا، عزیر سب کچھ سمجھ آ گیا نا؟ کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی پوچھ لو، کیونکہ بعد میں ہمارا کانٹیکٹ صرف انڈیا جا کر ہی ہو سکے گا۔ اس نے اپنی توجہ سکندر کی طرف کی جو اب عزیر سے پوچھ رہے تھے۔ نو سر، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ نے سمجھایا ہے سب ویسا ہی ہوگا۔ وہ انہیں تسلی دے کر دعا کی جانب دیکھنے لگا جو خود کو ان کی گفتگو سے بے نیاز ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی مزید گفتگو کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اوکے، اللہ حافظ سر، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ڈاٹر آپریشن، مے اللہ بلیس ہر۔ وہ دعا کے لیے اس کے سامنے غائبانہ دعا کر رہا تھا۔ شکریہ عزیر، بس دعا کرنا دونوں آپریشنز خیر خیریت سے ہوں۔ ان کا اشارہ اپنے مشن کی جانب ہی تھا۔ انشاءاللہ سر، وہ کہتا ہوا واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ویسے بابا، یہ آپ کا جونیئر کافی خڑوس ہے، لیکن افراز بھائی بہت مزے کے انسان ہیں۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی تو سکندر ہنس دیے۔ ارے ایسا نہیں ہے، عزیر بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ ہے، بہت ذہین اور پراعتماد۔ اگرچہ یہ اس کا پہلا مشن ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ کم آن بابا، بچہ تو نہ کہیں، اب کم سے کم 30 سال کا تو ہوگا، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ ذہین نہیں ہوگا، کیونکہ میرا بھی یہ پہلا نہیں دوسرا تیسرا مشن ہی ہوگا۔ اسے عزیر کی تعریفیں ہضم نہ ہوئی تو شانے اچکاتے ہوئے منہ بگاڑ کر بولی۔ سکندر کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا۔ ارے میری بیٹی کو غصہ آ گیا، لیکن آپس کی بات ہے، وہ بیچارہ ابھی سے 26 سال کا ہے۔ اس کے بگڑتے زاویے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے بات بدلی۔ لیکن میری بیٹی سے بڑھ کر ذہین اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن بھی نہیں۔ ہاں نا، اچھا ہوا وہ ٹائم سے ہی مر گئے، ورنہ میری قابلیت دیکھ کر تو انہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا۔ فرضی کالر جھاڑے۔ اچھا چلو، فی الحال تو فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ نیوٹن نام میں سن کر ہماری فلائٹ مس ہو جائے۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے شگفتگی سے بولے۔ بورڈنگ پاس لینے اور سیکیورٹی چیک ان کے بعد ان کو جہاز میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ حسب معمول لانگ کوٹ اور جینز کے ساتھ اونچی پونی اور ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی میرینا دور سے ہی ولید کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اس دفعہ وہ ایک اوپن ریسٹورنٹ میں مل رہے تھے۔ ہائے راؤ، کیسے ہو تم؟ وہ ٹیبل کے پاس آ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ ہائے مس میرینا، ولید راؤ نے بھی جوابی خوش اخلاقی نبھائی۔ اوہ کم آن راؤ، تم مجھے مرینا کہہ سکتے ہو، مجھے اچھا لگے گا، آخر کو ہم بزنس پارٹنر بننے جا رہے ہیں۔ مرینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ کہاں پچھلی ملاقات میں اس کا سخت انداز اور کہاں آج کی ملاقات میں اس کی مسکراہٹ اور ادائیں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، بندہ حکم کی تعمیل کرے گا، دانت نکوستے ہوئے خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ چلو چھوڑو یہ ادھر ادھر کی باتیں، مطلب کی بات پر آتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ولید نفی میں سر ہلا گیا۔ آج صبح جب مرینا نے اسے خود کال کر کے ملنے کے لیے کہا تھا تو وہ خود حیران ہوا تھا۔ مجھے تمہیں ایک خبر دینی ہے، وہ یہ کہ میں نے البرٹو کو منا لیا ہے، وہ تمہیں $3 ملین دینے کو راضی ہو گیا ہے۔ وہ دبے دبے جوش سے بولی۔ واقعی؟ وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا، مگر جب اس نے کہا نا کہ وہ تمہارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دے گا تو مجھے یقین آ گیا۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اسے ساری بات بتانے لگی۔ اصل میں البرٹو کو ایسے آدمی کی ہی تلاش تھی جس کے دوسرے ایجنسیوں سے رابطے ہوں اور وہ اپنے ملک کی خبریں ہمیں دے سکے۔ وہ ایک ٹرپل ایجنٹ ہے، اس کے خود کے پاس اپنے ملک کی بہت ساری معلومات ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً بیچتا رہتا ہے۔ ابھی اس نے اپنا فائدہ ہی سوچا ہے، 3 ملین دے کر وہ خود 6 ملین کمائے گا۔ بڑے بڑے ملکوں سے تعلقات کا یہی تو کمال ہوتا ہے، منہ مانگی قیمت ملتی ہے۔ تمہارا کن ممالک کی ایجنسیوں سے رابطہ ہے؟ بات کرتے کرتے اس نے روانی سے پوچھا تو وہ بھی بے اختیار بول بیٹھا۔ راؤ اور CIA۔ ولید بتا کر پچھتایا۔ وہ یہ بات ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا۔ اچھی بات ہے، ویسے موساد سے ابھی تک کوئی آفر نہیں آئی تمہیں؟ وہ تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ کافی کے گھونٹ بھرتی مرینا سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ نہیں، صرف راؤ اور CIA سے ہی رابطے ہیں، اور انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا، بھاری معاوضے کے بس ملکی راز اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کا کہا۔ ولید کو بتاتے ہوئے ذرا سی شرمندگی نہ ہوئی کہ وہ اپنے ملک سے غداری کر رہا ہے۔ کہیں جو شمالی وزیرستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ تم لوگ تو نہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے مذاق سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے، وہ کافی کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے رسان سے کہنے لگا۔ را کے ذریعے دہشت گردوں کو اسلحہ دیا جاتا ہے اور وہ اسے شمالی وزیرستان کے مشن میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے سال جو ایک مال میں دھماکہ ہوا تھا وہ بھی را نے ہی کروایا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا تو پھر CIA کی تم سے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ کہ امریکہ تو سپر پاور ہے نا، پھر اسے کیا ضرورت پڑ گئی؟ مرینا کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں، ان کے ایجنٹس کو پاکستان کی شہریت دلوانا اور اصل میں ان کو را کی خبریں دینا کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں۔ ولید کے کہنے پر وہ ستائش سے تالیاں بجانے لگی۔ ارے واہ یار، تم تو بڑے کمال کی چیز ہو۔
मेरी सोच से तो कहीं ज़्यादा काम के बंदे हो तुम। मरीना ने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ मारा, जैसे वो दोनों बहुत गहरे दोस्त हों। लेकिन राव, तुम अगर कभी फंस गए तो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होगा। इन बड़े लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, तुम मुश्किल में आ जाओगे। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए एहतियात से काम लो। मरीना ने हमदर्दी के जज्बात से मगलूब होकर कहा। वलीद को उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की झलक दिखाई दी थी। मरीना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मेरे पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। कब किस जगह उन्होंने मुझसे क्या बात की, हर वीडियो बनाई है मैंने। तफाखुर से उसने अपने कारनामे बताए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे तुम एशियाई मर्द बहुत स्वीट होते हो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। राव, आई विश कि हम फिर इस तरह अकेले में मिलें। मरीना कप के डिज़ाइन पर उंगलियां फेरते हुए बोली थी। तो इसमें कौन सा बड़ा मसला है, फिर किसी अच्छे से होटल में मिल लेंगे। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। देखो राव, मैं सीधी और साफ बात करने की आदी हूँ। मैं तुमसे इस तरह रोज़ रोज़ होटल में नहीं मिल सकती। अगर अल्बर्टो को पता चल गया तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। अब मेरा कोई घर तो है नहीं, यहाँ तुम्हारा घर अल्बर्टो ने देखा हुआ है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो किसी ऐसे खुफिया ठिकाने पर मिलना जिसका तुम्हारे सिवा किसी को ना पता हो। तुम ठीक कह रही हो, चलो सोचता हूँ इस बारे में भी। ओके, मैं चलती हूँ, इसे शक ना हो जाए। वो उठते हुए बोली तो वो भी उसके साथ ही बाहर जाने के लिए उठ गया था। आनिया किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। फातिमा की तबीयत कुछ नासाज थी तो सुबह से सारे काम वही कर रही थी। अभी भी इनको आराम करने का कहकर वो खाना बनाने किचन में आ गई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन और क्यों? उसने बड़बड़ाते हुए कमर के गेट बंदा दुपट्टा खोला और अच्छे से सर पर लिया। भागते हुई दरवाजे पर गई। कौन है? उसने बावाज़े बुलंद पूछा। जी वो मैं, मुझे आपके बाबा ने भेजा है। बाहर खड़े अफराद को समझ न आई कि वो अपना क्या तारफ़ करवाए। झटके से उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खुशशक्ल लड़का खड़ा था। उसे याद आया कि वो उसे दुआ की आदत के सिलसिले में 2-3 बार अपने घर देख चुकी है। आपको क्यों भेजा है बाबा ने, क्या काम है? दरवाजे पर खड़े खड़े ही आनिया ने नज़रों ही नज़रों में उसकी शख्सियत का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। देखने में शरीफ और महज़ब नज़र आ रहा है, लेकिन उफ, इतनी गर्मी में पैंट शर्ट कौन पहनता है, वो भी इतने तेज़ रंग में। लेकिन इसे काम क्या है? वो इन्हीं सोचों में बगौर उसे देखे जा रही थी कि उसकी आवाज़ पर चौंक गई। मादाम, अगर आप मेरा जायज़ा ले चुकी हैं तो प्लीज़ फातिमा आंटी को बुला दें, ताकि मैं आपके वालिद का पैगाम उनको दे सकूं, क्योंकि आप तो मुझे अंदर आने को नहीं कहेंगी। अफराज ने उसकी ठीक ठाक की तो उसे होश आया और शर्मिंदा होते हुए उसको अंदर आने का रास्ता दिया। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। वो घर के अंदर दाखिल हो गया और उसकी मदद में चलता ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। आप बैठे, मैं अम्मी को भेजती हूँ। वो उसे बैठने का कहकर खुद फातिमा को बुलाने चली गई। वो कमरे में लेटी हुई सिकंदर और दुआ के बारे में ही सोच रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उनकी खैरियत की इत्तला मौसूल ना हुई थी। आनिया ने कमरे में उनको आकर बताया, अम्मी वो बाबा ने किसी को भेजा है, आपके लिए कोई पैगाम है शायद। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है, आप देख लें जाके, मैं तब तक कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ निम्को बिस्किट वगैरह भी ले आना। फातिमा उठते हुए बोली तो वो सर हिलाकर किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फातिमा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो खड़ा हो गया। अरे अफराज बेटा, वालेकुम सलाम, बैठो। वो उसे देखकर हैरान हुई थी। वो मुझे आपको मेजर सिकंदर का मैसेज देना था कि वो और दुआ खैरियत से हैं, आप उनकी फ़िक्र ना कीजिए। असल में उनको अभी सिर्फ अपने यूनिट से बात करने की परमिशन है तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको जाकर बताऊँ। वो वजाहत से बताने लगा तो फातिमा को तसल्ली हुई। हाँ, ये आपने अच्छा किया कि जो मुझे बता दिया, वरना मैं तो परेशान ही होती रहती। खांसते हुए फातिमा ने कहा, आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बगौर उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो असल में रात से बुखार और खांसी है, कल से नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, नमूनिया हो गया है शायद। वो नकाहत से बोली तो ट्रे पकड़ते आनिया चौंक गई थी। उसके ख्याल में अम्मी की बस मामूली सी तबीयत ख़राब थी। उसने कोल्ड ड्रिंक और दीगर लवाजमात अफराज के सामने रखे तो उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। अपनी जगह से खड़ा होता वो संजीदा लहजे में फातिमा से मुखातिब हुआ, आंटी आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी थोड़ा आराम करूँगी और पैनाडॉल खाऊंगी तो ठीक हो जाऊँगी। तुम बैठो ना, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, गर्म हो जाएगी। उन्होंने सहूलत से इनकार किया। बाहर इंतहा की गर्मी थी और वो अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आंटी सिकंदर सर ने मुझे ख़ास तौर पर कहा है कि उनके घर और घर वालों का ख़ास ख्याल रखूँ, तो मेरी ड्यूटी मुझे अदा करने दें। वो दो टोक लहजे में बोला तो आनिया को गुस्सा आ गया। आपके रिस्पेक्टेड सर से पहले हम अकेले ही थे और सारे मसले हम खुद हैंडल करते थे, इसलिए आपको और आपके सर को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी अम्मी को खुद ही डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ओह रियली? अफराज ने तमस्कुराना नज़रों से आनिया को देखा। अगर आपको ले जाना होता तो आप ले जा चुकी होती, क्योंकि आंटी की तबीयत अभी नहीं कल रात से ख़राब है। अच्छा अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अभी कुछ देर में डॉक्टर खुद घर आ जाएगा तो आप अच्छे से चेकअप करवा लीजिएगा। खुदा हाफिज़। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इस तरह ज़ुबान चलाने की, नहायत बदतमीज़ हो गई हो। इसे खुद कोई शौक़ नहीं था तुम्हारे घर आने का, सिकंदर ने कहा था उसे।
फातिमा ने चीखते हुए कहा। ऊंचा बोलने की वजह से मजीद खांसने लगी। अम्मी आप चादर वगैरह लें, मैं ज़रा खाने को देख लूँ, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। वो उनसे नज़र चुराती किचन की जानिब चली गई। कसूर उसका ही था, वो वली से बात करने के चक्करों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि अम्मी का ख्याल भी न रख सकी। और अब और अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फातिमा गुस्से से कमरे में जाकर दोबारा लेट गई, गोया आनिया के साथ वो कहीं नहीं जाएंगी। 15 मिनट बाद ही अफराज का भेजा हुआ डॉक्टर आ गया तो अफराज को दुआएं देती चेकअप के लिए ड्राइंग रूम में चली गई थी। उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो रही थी। मीटिंग रूम में इस वक्त सभी मौजूद थे सिवाय 2 नफूस के। 5 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। लो जी, हमारे अल्बर्टो और मरीना भी आ गए। हादी ने शगुफ्तगी से कहते हुए अंदर आते उमर और अरीज को देखा, जिनके चेहरे कामयाबी की खुशी से जगमगा रहे थे। वैसे तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं मिला था रखने के लिए? हादी ने शगुफ्तगी से कहते हुए अंदर आते उमर और अरीज को देखा, जिनके चेहरे कामयाबी की खुशी से जगमगा रहे थे। वैसे तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं मिला रखने को? अल्बर्टो, जैसे किसी यूरोपीय बकरे का नाम हो जो नशा भी करता। उमर हादी के पास रखी कुर्सी धकेल कर बैठा तो उसने सरगोशी की थी। यार क्या करता, कोई फैंसी सा नाम जहन में नहीं आ रहा था, यही अच्छा लगा तो रख लिया। वो दबी दबी सी हंसी हंसते हुए बोला। ओके, सब आ गए हैं तो मीटिंग शुरू करते हैं। एसपी साहब ने सबकी तरफ देखते हुए कहा तो वो भी सब बातें छोड़कर उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। जी तो अल्बर्टो एंड मरीना, शुरू हो जाओ। अब तक क्या मालूम हुआ तुम दोनों को? अरीफ ने उमर को इशारा किया तो वो एक फाइल सर की जानिब बढ़ाते बताने लगा। सर, वो वलीद राव मुकम्मल तौर पर हमारे काबू में है। अब तक बहुत सी मालूमात हम इसे निकलवा चुके हैं। इस फाइल में उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। इसके अलावा इससे जो भी बात हुई है वो भी हमने रिकॉर्ड की है। उमर ने एक यूएसबी उनके पास मेज़ पर रखी। सर, उसके रॉ से ताल्लुकात हैं, मगर वो बहुत चालाक है। अभी तक ये तो मालूम हो गया कि रॉ के एजेंट पाकिस्तान में है, मगर वो किस शहर में है ये पता नहीं चल सका। लेकिन हम ये भी मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिनों तक सारी सूरत हाल काबू में होगी। आबिद और मोहित, आप दोनों को जो दूसरा टास्क दिया गया था वो कहाँ तक मुकम्मल हुआ? सर ने अपना रुख अब मुड़कर उनसे सवाल किया था। यस सर, काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ा सा इंतज़ार है कि कब शिकार जाल में फंसे। हादी ने खड़े होकर सर को अब तक के काम की ब्रीफिंग देनी शुरू की। वलीद को इसके बिल से निकालने के लिए वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर चुके थे, मगर वो अपने ठिकाने से बाहर नहीं निकला था। फिर आखिरकार उस दिन जब वो दुआ के घर इकट्ठे हुए तो इस मसले का हल भी ढूंढ लिया। अब प्लान चेंज था। अब उन्हें वलीद को नहीं बल्कि वलीद को उन्हें ढूंढना था। सबसे पहले उन्होंने मीडिया के जरिए ये खबर फैलाई कि बहाज और जलाल के खिलाफ एजेंसीज को सबूत नहीं मिले, ना ही किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। फिर एक के बाद दीगरे इसी किस्म की खबरें चलवानी शुरू कर दी, जिससे ये तासुर मिला कि उनको वलीद के बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर वही हुआ जो वो चाहते थे, साम अपने बिल से बाहर आ गया। वलीद ने अपना धंधा दोबारा शुरू कर दिया। इस दौरान उमर और अरीज अल्बर्टो और मरीना बनकर जराइम की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने पुरकशिश पेमेंट पर छोटे मोटे काम करवाने शुरू किए तो वो बहुत जल्दी बात फैल गई कि वो बहुत पैसे वाले हैं और मुंह मांगी कीमत पर काम करवाते हैं। ये उड़ती उड़ती अफवाहें वलीद के कानों में भी पड़ गईं कि 2 गैर मुल्की डॉलर्स देकर स्मगलिंग करवाते हैं, और वलीद का तो असल बिजनेस ही स्मगलिंग था। बीच के 2-4 आदमियों के जरिए वलीद की अल्बर्टो से मुलाकात हुई और इन्हीं मुलाकातों और पैसों का नतीजा था कि वलीद बिक गया। जब भी वलीद से मुलाकात करते तो उमर बटन कैमरे के जरिए उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करता। अभी तक उसकी खातिर मालूमात हासिल हो चुकी थी, सिर्फ रॉग एजेंट की मौजूदगी का पता चलाना बाकी था। इसके अलावा वलीद की स्मगलिंग के गैंग को भी पकड़ना था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था। सिर्फ चंद दिनों की बात थी, फिर वलीद नामी गद्दार भी अपने अंजाम को पहुंच जाता। न जाने ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर जांबाजों, शहीदों और गाजियों की तारीख हमेशा याद रखती है तो भूलती गद्दारों को भी नहीं। ये नस्लों के सौदे होते हैं जो बिगड़ भी सकते हैं और संवर भी सकते हैं, बस अपने ज़मीर और ईमान की बात होती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के इलाके पाल्म में रेलवे स्टेशन के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है। पाल्म एक रिहायशी कॉलोनी है और इस एयरपोर्ट का पुराना नाम पाल्म एयरपोर्ट था, जो बाद में बदलकर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू उर्फ इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया गया था। दिल्ली में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं, सफदरजंग एयरपोर्ट और गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इसी के ज़रिए होती हैं। न्यू दिल्ली असल में एक तहसील है जो कि दिल्ली शहर भी है और इसे कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में दुआ और मेजर सिकंदर ने 3 दिन क़याम किया था। इसी दौरान इनको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे जिनके मुताबिक सिकंदर इंडिया की रहायशी थे, जो कि पिछले 25 सालों से यूएई में मुकीम थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 घंटे की फ़्लाइट लेकर अब वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे। उज़ैर इनसे एक दिन पहले ही यूएई के रिहायशी होने की हैसियत से 6 माह के बजट वीज़े पर दिल्ली पहुंच चुका था।
بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ہم پکڑے گئے تو انہیں شک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کوئی 10ویں بار یہ سوال کیا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس طرح جاسوس بن کر جا رہی تھی، وہ بھی اپنے ازلی دشمن کے گھر۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بس اعتماد رکھو۔ تم نے بس چپ رہنا ہے اور کسٹم والے جو سوال پوچھیں گے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دینا ہے کیونکہ یہ معمول کی کارروائی ہوتی ہے۔ سکندر اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے بولے۔ 5 منٹ بعد ہی ٹرمینل 3 پر جہاز کی لینڈنگ ہو گئی۔ اس ایئرپورٹ کے 3 ٹرمینل ہیں، 1، 2 اور 3۔ ٹرمینل 3 2010 میں بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ٹرمینل 1 سے انٹرنیشنل فلائٹس جاتی تھیں۔ اس ٹرمینل کے بن جانے سے اب زیادہ تر اسی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے ویل چیئر کا انتظام پہلے سے ہی کیا گیا تھا۔ وہ اور سکندر رائول سیکشن کی طرف جانے لگے جو لوئر فلور پر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے لوگ اور چہل پہل تھی۔ ایک بات جو اس نے نوٹس کی وہ یہ کہ اگرچہ پاکستان اور انڈیا پہلے اکٹھے تھے اور اب دونوں ہی ایشیا میں آتے تھے، اس کے باوجود ایک واضح فرق موجود تھا۔ 90% چہروں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا کہ یہ انڈین ہیں۔ رائول سیکشن پر پہنچ کر سیکورٹی چیک ان، بورڈنگ پاس اور کے سارے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے تھے۔ کسٹم پر جو آفیسر تعینات تھے وہ شکل سے ہی دعا کو قرانٹ اور خوفزدہ لگ رہے تھے، جو ہر آنے والے سے انتہائی ٹیڑھے سوال کر رہے تھے۔ اپنی باری پر تھوک نکلتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کے بالکل پیچھے سکندر تھے جو برابر اس کو تسلیاں دیتے جا رہے تھے۔ اس آفیسر نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کا جائزہ لیا جو ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی جینس پر ہلکی آسمانی رنگ کی لانگ شرٹ اور گلے میں اسٹالر لپیٹے، اونچی پونی کی اور پیروں میں جاگرز پہنے، وہ حسب معمول معصوم دکھائی دینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ "سو واٹ از یور گڈ نیم؟" وہ آفیسر خشک انداز میں اس کے پاسپورٹ پر نظر جمائے بولا۔ "مائی گڈ نیم از گیتی اینڈ بیڈ نیم از گیتو، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ ناک سکوڑ کر معصومانہ انداز میں بولی تو اسے ایک جوابی گھوری سے نوازا گیا، جبکہ سکندر تو اپنی لاڈلی کی ایکٹنگ پر غش کھانے ہو گئے تھے۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ کہے، "اندھے تجھے پاسپورٹ پر لکھا نظر نہیں آ رہا جو پوچھ رہا ہے"، مگر وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ باقی اگلی قسط میں۔